हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम एक आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं अपने आज मेरा सेट 2 है। सेट 2 का सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह से अच्छा अप्रोच के साथ हम एग्ज़ाम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सेट है 31/12/2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। राइट, पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पे होती है। वार्षिक तौर पे होती है यानी एक वर्ष पे होती है। दर पर एक धनराशि जो है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? ये टोटल धनराशि है 1600 रुपये हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1700। यानी कि कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700। ठीक, तो पूछा है कि इसका रेट क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये 2 वर्षों से 3 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो मात्र 100 बढ़ा है। कितना पे? 1600 पे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुल नहीं, तो 100 जो है ये 1600 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन है हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 चौका 16, 2500 का 100, यानी कि 25/4%। यानी फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो इसको हम निकालेंगे तो 6 चौका 24, 1 6 दूनी 8, यानी कि 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। देखिए, टोटल मिश्रधन ये कितना हो जाता है 2 वर्षों में? इतना। और टोटल मिश्रधन 3 वर्षों में 1700। तो बस एक वर्षों में कितना बढ़ गया? 100। तो 100 जो है कितने किस पे बढ़ रहा है? ये टोटल मिश्रधन पे ना। एसआई रहता तो अलग तरीके से निकलता, बट ये सीआई है तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक संख्या है, मान लीजिए कोई भी XYZ, कोई भी एक संख्या है, उसके 25% का अंतर, एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, देख लीजिए। मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, ठीक, और x का 25%, दोनों का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 24। तो आसान है, 25 चौका 100, यहाँ पे 4x माइनस x हो जाएगा बटा कितना? 4, और यहाँ पे 24, तो 3x बराबर 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का 9, 3 दूनी 6, x बराबर 32 आंसर। बस यही था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपना बढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस इसी तरह से देखते रहेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। आधार क्या है? 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार के सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई बतानी है। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बस यही बोला है कि एक आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। राइट, इसका बेस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, और जो समान भुजाएं हैं उसमें से एक कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। राइट, ये जो है ना, ये इसका जो सम्मुख शीर्ष ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, इसका हाइट पूछा है इन शॉर्टली। तो हाइट पूछा है, तो देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, उसका एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी बराबर ए सी है, तो याद रखें समद्विबाहु में जो इसका हाइट होता है वो परपेंडिकुलर गिरता है। ठीक, परपेंडिकुलर गिरता है। और ये जो अपना बेस है ना, बेस, ये जो परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस पे 2 भागों में बांट देता है। BC को 2 भागों में बांट देगा। लेट मान लेते हैं कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तब ये क्या करेगा? BD इक्वल टू DC कर देगा, यानी 2 भागों में ये आधार को बांट देता है। ये इसका शीर्षलंब जो इसको कहते हैं। ठीक, समद्विबाहु में ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो ये टोटल मान लेते हैं कितना है टोटल। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों अगर इक्वल बट गए तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 4। तो आप गौर कीजिएगा, तो ये एक क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपको देखने से इजी लग रहा है। भैया, बेस दिया है 4, 5 दिया है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना सूत्र। तो बस इसी पे देख लीजिए,
50 25, क्योंकि क्या है हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। और बेस क्या दे रखा है हमको, तो बेस दे रखा है अब कितना, तो ये 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 माइनस 16 इधर चला जाएगा तो 16 बराबर पी स्क्वायर, तो 9 बराबर पी स्क्वायर, पी क्या हो जाएगा 3। ये मैं आपको बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, बाकी ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे। समद्विबाहु त्रिभुज है तो बेस को 2 भागों में बांट देगा हाइट, तो ये 4 ये 5, तो आप जानते हैं वैसे भी 3 4 5 का एक क्या होता है, पेयर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कितना इसका हाइट आ गया 3, 3 ऑप्शन में है क्या 3, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पे उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने को उसे 10% पे हानि हुआ। तो लाभ और हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका कुछ नहीं है, इसका देखिए, अगर दो आइटम्स हैं, आइटम 1 और आइटम 2, दोनों का अगर एसपी सेम है, एसपी क्या है सेम है, तो कुछ नहीं होता, जो लाभ प्रतिशत होता है ना उसको आप देखिए 10% पहले पे क्या हो रहा है लाभ और 10% हानि पे, तो कुछ आप ये चीज़ तो जानते हैं ना, ये सूत्र होता है ए बी बटा 100%, बस बात ख़त्म। जो ये लाभ और हानि जो भी हो 2 आइटमों का, तो सिंपल सा चीज़ है, पहले पे उसे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे उसे क्या हो रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। राइट, ठीक, और ये बटा में कुल 100, तो देखिएगा तो -100 बटा 100, ये क्या हो गया -1%, यानी कि -1% कुल इसका क्या हो रहा है हानि हो रहा है, 1% का हानि हो रहा है, 1% का हानि हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 1% का हानि। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आगे भी देखते रहेंगे। अगर एसपी सेम है तो सीपी सेम रहता है तो अलग तरीक़ा से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राजेश खेल के पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था ना, टोटल हिस्सा 1 है, तो अपनी धनराशि का कितना कुल 1/3 हिस्सा वो हार गया ना, तो बचा उसके पास कितना 2/3, और उस 2/3 में खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची राशि कितनी है 2/3 का 3/5 हिस्सा वो क्या हो गया हार गया। तो 3/5 हिस्सा हार गया, यानी कि 6/15 हिस्सा वो हार गया। तो यहाँ से हमारा कितना, यहाँ से देखिए, यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा हमारा 7/15 हिस्सा बचा। लेकिन तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 28/15 7 105 हो जाएगा। तो अब देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 6 7 चौक 28, तो ये कटे, चाहे यहाँ पे कटा देते हैं ना यार, सिंपल सा है, 7 से 7 कट गया ना, तो 4/15। तो लेकिन पूछा है कि उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, तो मूल धनराशि का उसके पास कितना हिस्सा बचेगा भैया, तो 1 मिनट रुकिए, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 2/3 हिस्सा का 3/5 वो हार गया 6/15, तो बचा इसके पास, अरे सॉरी, बचा कितना इसके पास 9/15 ना, क्योंकि 9 हिस्सा बचा ना, तो 9/15 हिस्सा उसके पास बच गया। तीसरा में 4/7 हार जाता है, तो तितरी का 9 30 में से 15, तो चरतियाँ ही 12 7 5 35, तो चरतियाँ ही 12 7 5 चरतियाँ ही 12 7 5 35, यानी 12/35 हिस्सा जो है वो इस बार हार गया। तो कुल उसके पास हिस्सा कितना बचा, सॉरी, इस क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ है ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे गलती हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको 1/3 यहाँ पे देख रहे हैं, 3/5 यहाँ पे देख रहे हैं, 4/7, तो जो तीनों हर है ना डिनोमिनेटर, इसका एक एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा 105, और लेट मान लीजिए कि यही हमारा क्या था टोटल पैसा था, टोटल राजेश के पास यही इसका क्या था मूलधन। तो पहला कह रहा है कि 105 का 1/3 वो हार गया,
तो 105 का 1/3 हार गया तो उसके पास बचेगा क्या, 2/3 हिस्सा बचेगा ना। हम शेष राशि लिख रहे हैं यहाँ पे, शेष राशि। तो देखिए यहाँ से ये 35 दूनी 70 यानी 70 रुपये बच गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूसरे दौर में वो बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तो 3/5 हिस्सा हार गया तो बचेगा क्या, 2/5 हिस्सा ना। तो ये 14 5 70, 14 दूनी 28, यहाँ पे इसका 28 रुपया बचा है। लेकिन तीसरे दौर में वो 28 रुपया का 4/7 हिस्सा हार जाता है। तो बचेगा क्या, इसके पास 3/7 हिस्सा बचेगा ना, 4 हार गया तो 3 ही हिस्सा बचेगा ना। तो राइट, यहाँ पे टोटल इसका अंत में 12 रुपये बचते हैं। तो ये क्या हुआ, शेष राशि कितना है 12। लेकिन हमसे पूछा है कि ये तो हमने अपने से माना है ना, तो ये 12 जो है 105 का कौन सा हिस्सा है, तो बस वो हिस्सा पूछ रहा है तो कटा देंगे। तो 35 और ये चरतियाँ ही 12, 3 35, ठीक। तो 4/35 ये इसका आंसर है, यानी कि 4/35 जो है राजेश अंत में बचाता है अपने पास। तो बची हुई शेष राशि क्या है, 4/35। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र में एंगल BAC 30 डिग्री है। राइट, BAC क्या है, 30 डिग्री है। ABC क्या है, ABC क्या है, 50 डिग्री है, ठीक। और आपके पास ABC 50 डिग्री और CDE 25 डिग्री है। CDE कितनी है, 25 डिग्री है। CDE 25 डिग्री है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि AED क्या होगा, AED भैया इसका बाहरी पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमसे पूछ रहा है बाहरी, ये वाला क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर देखा जाए तो अगर हमें ये निकल जाए, देखिए सिंपल सा बात है, ये दोनों निकल जाए तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि निकालने में इसको है कुछ नहीं। देखिए तो मान लेते हैं ट्रायंगल बाहरी कोण का, ट्रायंगल देखिए सिंपल सा बात है, अगर तीनों को आप गौर से देखिए तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल का जो बाहरी कोण होता है, अंदर के ABCD ये जो होता है अंदर के दो कोणों के सम के बराबर होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B आप लिख सकते हैं एंगल ACD। तो सेम इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये दोनों का जो सम है, ये दोनों का सम ये इसके बराबर होगा। तो ये 50 + 30 कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। अगर आप देखिए गौर से तो ये आपका क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, राइट। एंगल A प्लस एंगल B ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अब गौर से देखिए, और उसी प्रकार से जो एंगल AED पूछा है, आप कह सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C बराबर होगा इन ट्रायंगल एंगल ECD में, ट्रायंगल ECD में एंगल AED कौन सा हम बोल रहे हैं, AED नहीं, AED, हाँ ये एक्सटीरियर है ना। एक्सटीरियर कोण क्या होता है, दो इंटीरियर कोण के सम के बराबर होता है। तो ये 80 + 25 कितना हो जाएगा, 80 + 25 ये टोटल 105 डिग्री। बस आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है AED, तो 105 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है, बस यही आपको जानना है कि अंदर के दो कोणों का मान उसके बाहरी कोणों के मान के बराबर होता है, कौन सा, जो उसके अपोजिट में है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। 7वां, 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक। शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्चों को ग्राफ पे दर्शाया गया। ये औसत घरेलू खर्च हैं जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक। उच्चतम औसत घरेलू और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात क्या है। उच्चतम क्या है, तो उच्चतम हमारा टोटल क्या है, देखा जाए तो क्या है, ये 1,20,000, ठीक। रेशियो, न्यूनतम का अनुपात पूछा है ना, न्यूनतम क्या है, तो 11 के पीछे 4 0, तो 4 0 से 4 0 ख़त्म, यानी 12:11। ये हाई और लो का अनुपात है, तो ये आंसर हमारा B, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। इसको हल करने का सिंपल तरीका, आप सिंपल
एक बार में इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सिंपल आप सॉल्व कीजिए, जैसे पूछा है वैसे ही। देखिए ये 4 + 2 है, -16 4 है, तो ये पहले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करे जाए तो 4 + 2 -16 को 4 से भगा दीजिए, 4 + 3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए अंदर है 1 + 8 × 7, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 56 भागा 19, राइट, गुना। अगला जो है, अगला लिख लेते हैं, ये है फिर 3 + 5 कितना होता है 8, 8 में से अगर 4 को घटाया तो कितना हो जाएगा 4, ये छोटा ब्रैकेट प्लस, और यहाँ पर देखिए 17 - 9 × 4 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 -4 + 3, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए 6 हो गया ना, 4 2 -4 है और इधर +3 है, तो माइनस का 1 बचेगा ना, ठीक, प्लस इधर 56 1 57 भागा 19 गुण। अब देखिए नेक्स्ट 4 प्लस है ना, 4 + 17 - 36 है, तो क्या हो जाएगा, आप अगर इसको देखिएगा तो ये -19 हो जाएगा ना, -19, ठीक। नेक्स्ट उसी प्रकार से 6 में से 1 गया 5, यहाँ से 3 गुने 3, यहाँ पे देखिए ये भी ब्रैकेट करते हैं गुना, ये 4 - 19 होता है, तो क्या माइनस कितना 14 15 हो जाएगा ना, 15 बचेगा, राइट, ठीक। अब देखिए 5 + 3 गुने में -15 यही बचा है ना, तो अगर देखा जाए तो 5 प्लस बाहर आएगा तो 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 15 तिया 45 -45, क्योंकि माइनस भी है ना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा -40, ये इसका आंसर होगा, राइट। एक बार में इसको निकालने का ये कि आराम से आप सॉल्व कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 का हमारा बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.232323, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, राइट। ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को 0.232323 को डॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, तो भैया इसको हटाने के लिए सिंपल है 23/99, इसको बस और भी कुछ कीजिएगा नहीं, आप बोलिएगा बस यही इसका आंसर है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम और अंजलिका 2 लड़के या लड़कियां हैं, एक स्थान पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर हवर की विपरीत दिशाओं में, यानी कि एक इधर से चलता है तो एक इधर से चलता है, एक 30 kmph स्पीड में जाता है, कौन सा हमारे पुरुषोत्तम भाई जी, और हमारी अंजलिका मैडम जी कितने में आती है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करते हैं। 2.5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक और नहीं, विपरीत दिशाओं में पूछा है ना, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है विपरीत दिशाओं में, तो एक पॉइंट है पुरुषोत्तम और एक स्थान से, क्या बोला है क्वेश्चन में एक स्थान, यहाँ पे मान लेते हैं कि वो स्थान है, और यहाँ से इधर जाता है पुरुषोत्तम भाई जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इधर जाती है कौन सी अंजलिका मैडम जी 3.5 kmph की स्पीड से, राइट। देखिए 2.5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से, तो 2.5 घंटे में ये कितना चलेगा, 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर चलता है, तो 2.5 घंटे में 30 दूनी 60 30 90 होगा, नहीं आप बोलिएगा नहीं, 2.5 कितना हो जाएगा, तो देखिए 75 किलोमीटर ये हो जाएगा 2.5 घंटे में, और ये 3.5 की स्पीड से 2.5 घंटे में कितनी चलेगी, तो 25 5 125 12 25 दिया 75 12 कितना हो जाएगा 87, 2 है 8.7 किलोमीटर, तो ये इधर से इस पॉइंट से कितना चले जाएगी 8.75 किलोमीटर, यही 2 स्पीड है, बस यही दोनों किलोमीटर को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 8 कितना होता है 83.75, यानी दोनों एक दूसरे से इतने दूरी पर होंगे, आंसर है 10 का ये, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं,
सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुना 15 मीटर गुना 10 मीटर बीमारी वाले कमरों में रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सीधा एक फार्मूला है, बस उसी पे रखिए और बन जाएगा। कमरा है तो जाहिर सी बात है कमरों में रखी जाने वाली देखिए सबसे लंबे खंभे की लंबाई के लिए सीधी सी बात है कि जो भी कमरा होता है ना, कमरा, उस कमरे का हम लोग विकर्ण निकाल देते हैं। विकर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा, सीधा सीधा बात है कि खंभे की अभीष्ट लंबाई जो कि उसका विकर्ण होता है, तो ये इसका विकर्ण होता है सबसे अधिक लंबाई वाली। तो एल आपका दे रखा है 30 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए, बी जो और एच कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर कीजिए और तीनों का अंडर रूट निकालिए। ये हो जाएगा कितना 900 प्लस 225 प्लस 100, ये 1000 प्लस 200 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1225। 1225 का अगर आप अंडर रूट निकालिएगा तो आपका कितना होगा, ये 35 का स्क्वायर है। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, ये 35 का स्क्वायर है। देखिए आप इसको 49 गुना 25 तोड़ सकते हैं, तो ये सीधा सा बात रूट से निकलेगा तो 35 आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जो सबसे लंबे खंभे की लंबाई होती है ना किसी भी कमरे में, तो वो याद रखिए उसका विकर्ण होता है। और विकर्ण निकालने का सूत्र एल स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंका गया, उस पे अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। राइट, देखिए दो पासों को साथ में कभी भी फेंका जाता है ना, तो उसकी कुल प्रयोगता क्या होगी। कुल प्रयोगता सीधी सीधी बात है, कुल परिणाम जो है आप दो को फेंकिए, या देखिए एक का क्या होता है, एक पासे का 6 होता है, दो पासों का 6 गुना 6 होता है, तीन पासों को अगर कहेगा तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से होता है। तो राइट, दो पासों का पूछा है तो कुल कितना हो जाएगा, कुल परिणाम इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 36। और 12 होने की कितनी संभावना है, तो 12 देखिए आप कितना भी ऐड कीजिएगा, 12 होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही संभावना है कि पहले पासे में 6 है और दूसरे पासे में भी क्या है 6 है, तो ही ये कुल सम इसका क्या होगा, कुल योग 12 होगा। तो आप बोलिएगा ऐसे कितनी प्रयिकता है, यानी कितनी संभावना है, तो आप बोलिएगा सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है कि दोनों डाइस में 6 और 6 आ जाए, तो 1/36 यही कुल इसकी क्या है प्रयिकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस राइट, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है और बनाना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव X है। 18 से 30 वर्ष की आयु के वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थी, अनौपचारिक शिक्षार्थी एवं निरीक्षक की संख्या दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थी और अनौपचारिक शिक्षार्थी और निरीक्षकों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है कि औपचारिक शिक्षार्थी, अनौपचारिक शिक्षार्थी और निरीक्षक, यानी कि भैया तीनों में हम लोग को रेशियो ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। देखिए आइए पहले औपचारिक शिक्षार्थी यानी फॉर्मल लर्नर्स का अनुपात क्या है, तो आप बोलिएगा 39 प्लस बॉयज़ है, गर्ल्स कितना है, टोटल कितना हो गया 39 प्लस 52, ये हमारा फॉर्मल का हो गया। तो जोड़ी नेक्स्ट इनफॉर्मल का कितना हो जाएगा, तो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, ये आप बोलिएगा 65 प्लस 78 इनफॉर्मल का हो जाएगा। नेक्स्ट इलिटरेट निरीक्षकों का कितना हो जाएगा, तो 143 प्लस 169 ये इलिटरेट का हो जाएगा, पढ़े लिखों का। ठीक, तो इसको जोड़िएगा तो हमको यही पूछा है, फॉर्मल रेशियल इनफॉर्मल रेशियो इलिटरेट। ठीक, देखिए ये 39 प्लस 52 कितना होता है, 9 2 11 5 3 8 1 9, यही ना हो जाएगा, 9 2 11 5 3 8 1 9। ठीक, नेक्स्ट है 8 5 13 7 6 13 1 14। ठीक, नेक्स्ट है 9 3 12 6 4 10 1 11 और 1 1 2, क्या हो जाएगा 9 3 12 6 4 10 1 11 1 1 2 1 312। अब इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या है, कटने वाला है कोई अंक है, तो आप बोलिएगा कटने वाला भाई साहब किससे कट सकता है, तो देखिए
सिंपल सा ये ऑप्शन से आप देखिए, ऐसे नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन देखिए, या तो शुरुआत में 11 है या तो 7 है। तो 11 से किसी से 91 कटना नहीं है, लेकिन देखिएगा तो 7, क्या 7 से कटेगा? तो यानी 7 यहाँ लाने के लिए 13 से डिवाइड, तो 13 से ये तीनों कटेगा। आप बोलिएगा, देखते हैं कटा के। 13 सत्ते 91, इसको कटाइएगा तो 13 11, और चूँकि 7 11 और 24 कटेगा, 13 गुना 24 करते हैं, 24 या 72, 7 24 7 31, राइट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24। यही हमारा अनुपात हो गया। तो इसका आंसर आप बोलिएगा क्या हो जाएगा? 7:11:24, ठीक। बस यही था क्वेश्चन, जोड़ना है और इसका अनुपात बस कटाना है। अगला क्वेश्चन है, वो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए? देखिए, वैसे कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने से, देखिए 27 है, 35 है और 25 है और 21 है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो 3 9, 35 25 और ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 से करते हैं, 9 5, ये 25 और ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं, 9 1 5 1 हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप अब कुछ कटने वाला नहीं है तो देख लेते हैं, 9 5 45, 45 गुना 5 कितना होगा? 5 25, 5 का 20 तो 22। नेक्स्ट गुना 7, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 दूनी 14 1 15, ठीक। नेक्स्ट है 3, 3 से गुना कर लेते हैं, तो पंक्तियाँ ही 15, 1 17 का 21 1 22, 2 पंक्तियाँ 15 2 17, 3 1 4। तो टोटल एलसीएम इसका कितना है? 4725। अगर ये अंक रहे तो ये क्या हो जाएगा? इनसे कटेगा, लेकिन 3 जोड़ना है तो 3 घटा दे, 4722 है आंसर। 14 का 4722 इसका आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। इनका एलसीएम निकालिए और अंत में जितना 3 जोड़ना है तो 3 घटा दीजिए, उसमें हो जाएगा, और क्या, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन इतने लोग आए, ठीक। चौथे दिन ये, पहले दिन इतने आए और चौथे दिन ये घटकर इतने हो गए, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? भैया संख्या घटकर इतने हो गए। टोटल देखिए, टोटल लोग कितने थे? 84,500 लोग थे, ये फर्स्ट डे आए थे। लेकिन ये चौथे डे में कितने हो गए? फोर्थ डे, ये 16,900 हो गए। तो टोटल घटा कितना? तो देख लेते हैं ना, यही देख लेते हैं, 16,900 बचा कितना, यही कितना प्रतिशत है? 84,500 का 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये 13 के टेबल में कटेगा क्या? 13 13 14, ये क्या इतना जा 13 6 का 78 6, हाँ देखिए 13 6 का 78 6, 13 5 65, 13 के टेबल में, ठीक। 13 5 65 यानी 20, यानी 20% लोग बच गए चौथे दिन। तो घटे कितने? टोटल 80% लोग जो है घट गए। 15 का आंसर हमारा डी, यही क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस संख्या के निम्नलिखित व्यंजन में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होता है? कह रहा है कि किस संख्या के निम्नलिखित व्यंजन में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाता है? देखिए, देख लेते हैं, 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 11 31, 31 13 44, 44 में अगर आप 5 जोड़िएगा तो ये 49, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 का 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देखिए, ये सब जो है ना, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है हमको आराम से करने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी कीजिएगा, एक भी वर्ड आपका ख़त्म, तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। देखिए 1 + 4, 14 से 42 कटेगा, 3 + 65, ठीक, प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 7 63, 63 + 2 65, 65 भागा 13 यानी 5 बचेगा, गुना ये। अब देखिए 65 + 7, 65 + 7 कितना होता है आपका? तो 65 + 7 आप बोलिएगा तो 72, 72 - 19, 2 में 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, फिर उसके बाद 6 में से 1 गया 5, तो ये आपका 53, ठीक। उसके बाद प्लस
आप बोलिएगा कि 19। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 है और 39 माइनस गुना 5 यानी 9 पचे 45, पंती यानी 15 4 19, 195। अब बटा अंत में क्या है 369 है, इसको वैसे ही रहने दें। ठीक, अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 4 1 5 और 5 70, टोटल 70 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा 67 प्लस ये 5 का 5 लिखिए, ठीक, और गुने ये क्या हो जाएगा 53 प्लस ये 195, 95 माइनस 19 कीजिएगा तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 176, तो 176। ठीक, और चूंकि माइनस का साइन है ना तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर भी माइनस होगा। ठीक, और बटे में 369 3 भी रहेगा। राइट, अगले देखते हैं 67 प्लस 5, 67 प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 176 में से 53 घटेगा तो 3। राइट, फिर उसके बाद 3 हो गया ना, और ये 17 में से 5 गया तो आप बोलिएगा 12, लेकिन ये माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बड़ा है, नीचे 369 रहेगा। अब देखिए 5 से गुना कर दीजिए तो 60 प्लस 5 गुना, तो पंतियाँ ही 15, 5 दूनी 10 1 11, और उसके बाद क्या हो जाएगा पंतियाँ 15 5 10 1 11, 5 1 6, लेकिन माइनस में है तो माइनस का साइन रहेगा। ठीक, बटा 369 रहेगा। नेक्स्ट क्या है, तो अगर इसमें से अगर ये घटाएंगे तो आप ये देखिएगा देखिए मैंने बोला था पहले ही, कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया था, ये जो है ना ब्रैकेट डालने में, देखिए ये जो है यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये शुरू से देखिए चुपचाप। ये इसको सॉल्व किया तो 1 + 4 माइनस 3 प्लस 65, ये एक ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म होता है, प्लस ये प्लस अलग है। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 7 9 63 2 65 13 5 यानी 5, यहाँ पे एक ब्रैकेट ख़त्म होता है, गुना ये बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग से क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे गुना इसको अगर किया तो इसको क्या बचेगा 65 + 7 कितना होता है 72, 72 माइनस 9 किया तो कितना होगा 53। राइट, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म होता है, प्लस प्लस और यहाँ पे क्या है 19, यानी 19 माइनस यहाँ पे किया जाए तो कितना बचेगा 9 × 5 = 45 से आप 15 यानी 195 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट ख़त्म होता है, बटा में जो है वो क्या है 369 है। अब यहाँ पे देखिए 4 1 5 5 65 70 माइनस 3 67 प्लस यहाँ पे इसको गुना करना है क्योंकि यहीं देखिए ये दोनों है ना एक साथ गुना में, तो पंतियाँ ही 15 50 25 1 26 265 प्लस 195 माइनस 19 करेंगे तो क्या 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और उसके बाद 8 में से 1 गया 7 यानी 1 माइनस 176 बटा 369। तो यहाँ पे देखिए 16 + 265 माइनस 176 बटा 369। अगर यहाँ पे कीजिएगा माइनस तो क्या हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, उसके बाद 15 में से 6 गया 9, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 15 में से 7 गया तो 8 ना, 6 गया 9, 15 में से 7 गया 8 प्लस 89 प्लस 369 3, यही हुआ ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? अरे यार देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी, कभी कभी होता है, आदमी जल्दबाजी में गलती करता है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें को हम लोग को ध्यान देना है। ये 2 अलग अलग पार्ट हैं, यही चीज़ हम लोग गलत कर रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। ये गुना करके 2 अलग पार्ट किया है, इसको सॉल्व किया तो क्या होता है, इसको सॉल्व किया तो 5 माइनस
5 माइनस 3 प्लस 65 प्लस 9 7 63 2 65 5 हो गया ना, ये अलग पार्ट है। ठीक, अब देखिए इसको गुना यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर करा जाए तो यहाँ पे 53 बचेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 19 माइनस 195। यहाँ से देखिए, यहाँ से 65 5 70 माइनस 3 क्या हो जाएगा 67 प्लस 5, ये हो जाएगा गुना। यहाँ से 53 ये बटा में जो है 369 3 रहेगा, 53 प्लस ये 15 में से 9 गया 6 ना, तो 176 बचेगा। 176 तो बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है ना, तो माइनस में बचेगा 176, राइट। यहाँ से ये 72 बटा में 369 रहेगा, 72 गुना ये 53 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 123 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, राइट 369। तो अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से 3 खत्म और यहाँ से 3 से 24 दिया 72 माइनस 24 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ था, हम लोग नहीं देख पाए थे कि ये दोनों अलग अलग में बांटा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि माध्य 40 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए विचरण गुणांक आप अगर पढ़े होंगे स्टैटिक्स, तो उसमें विचरण गुणांक का जो होता है सूत्र क्या होता है, विचरण गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। इसका सूत्र से डायरेक्ट होता है कि क्या होता है, मानक विचलन गुना 100 बटा माध्य, बाहर में परसेंटेज, यही होता है विचरण गुणांक का सूत्र। देखिए आपका सब चीज़ दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। मानक विचलन क्या है 5 गुना 100, माध्य कितना है 40। अगर आप इसको कटाइएगा परसेंटेज बाहर में तो 2 5 यानी 25 बटा 2 परसेंटेज, यानी 12.5% बी आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चार्ट में 5 वर्षों की अवधि के लिए दो बैंक ए और बी द्वारा जमा की जाने वाली ब्याज दरें प्रतिशत की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किए तो 3 वर्ष प्राप्त। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्ष 3 वर्ष, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा। ठीक, देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि 23 लाख रुपए अगर वो बैंक ए में ना देकर बैंक बी में दिए होते तो 3 वर्ष में जो तीसरा ईयर्स का डाटा है ना, उसमें कितना अंतर होता। तो देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये काला वाला ब्लैंक ए है, थोड़ा सा जो ग्रे है वो काला वाला बैंक, अरे यार, बैंक ए और बैंक बी। ठीक है, किसी को भी बैंक ए बैंक बी बनिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा। तो देखिए सीधी सीधी बात है, 3 वर्षों में ये 3 वर्षों का डाटा दे रखा है ना। एक का अगर देखा जाए तो एक जो है बैंक वो कितना दे रहा है, लगभग 8.5% के आसपास दे रहा है। ठीक, और एक जो है ये 10% बैंक। तो तीसरे साल में देखिए टोटल एक 10% दे रहा है और एक 8.5% दे रहा है, तो दोनों का अंतर क्या है 1.5%। तो भैया कितना ब्याज, उसको धनराशि कितना अंतर होता है, तो यही 1.5% का अंतर होता है ना, चाहे वो किस में भी जमा करे। तो 23 लाख का 1.5% कितना होता है, बस कुछ नहीं करना, बटा 100 से गुना कर दे, यही परसेंटेज है। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको अगर किया जाए तो 0 0 15 दिए 45, 4 15 दूनी 30, 4 34, यानी देखा जाए तो 34,500 रुपये इसकी आंसर होगी बी, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, a + b 20 है, a - b 2.5 है, तो भैया अगर इसको निकालेगा तो 2a कितना हो जाएगा 17.5, तो इसको देखेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ए हमारे पास इतना है, तो बी जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, तो 11.25। अब यही इसका क्या पूछा है, संख्याओं का अनुपात, तो निकाल देते हैं। ए जो है इतना है
और बी कितना है, तो 11.25, इससे इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो देख लेते हैं, 25 या 75, 12 25 5 है, 25 चौका 100, 0 25 5 है 7, अरे यार 45 होगा ना, 45, तो 7 पचे 35, 9 पचे 45, 7:9, राइट, 7 से ये कट जाएगा, 5 7 पचे 7, 5 9 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7:9 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। दिए गए आरेख में पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है दिए गए आरेख में पहले 3 वर्ष, यानी पहले जो 3 वर्ष हैं में बिकी कारों के कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, राइट, देख लेते हैं इसको भी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, अरे यार हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, राइट। इसको देख लेते हैं, इसको देखिए यहाँ पे हमने कुछ प्लस माइनस नहीं लिया है ना, तो ये तो माइनस प्लस माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है, तो 20 2 22.5 होगा ना, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 11.25, ए बराबर हमारा इतना हो जाएगा, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7.75, यही हो जाएगा ना, 7.75, ठीक, तो 8.75 सॉरी, ठीक। तो ये ए और बी का अनुपात पूछा है, तो 11.25 रेशियो 8.75, तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, तो ये 25 से कटाएगा तो 9, और ये 125 गुना 9, 125 गुना 7, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 9:7 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ था, राइट। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, 3 सालों के अवधि का अंतर पूछा है, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर किससे ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन में और एक लाइन था, अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की संख्या से अंतर, ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें गलती पूछा है। ठीक है, अंतिम 3 वर्षों, पहले 3 वर्षों का क्या है, ये 150 प्लस 100 प्लस 250, पहले 3 वर्षों में क्या हो गया, तो आप बोलिएगा 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 250 क्या हो जाएगा, 13 14 15 में 500 टोटल कार बिकी, और 16 17 18 में देखा जाए तो ये 100, ये 300, ये 300, टोटल 700, इन दोनों का भी अंतर पूछा है तो 200, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 200, राइट, 200, राइट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है cos 1 2 3, देखिए इस प्रकार से कहीं ना कहीं cos 1 पूछा है गुना cos 2 गुना cos 3 गुना cos 4, ऐसे करते करते कहीं ना cos गुना cos 90 आता है, और आप जानते हैं 90 का मान cos का क्या होता है, 0, तो जब आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 में चाहे कितने भी भागा गुना किया जाए सब क्या होता है, 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 हो जाएगा, बस यही था इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट है, सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए 1/4 kg आटा है, यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए इतना kg आटे की आवश्यकता है, तो कितने पेड़े बना सकती है न्यूनतम, देखिए निकटतम पूर्ण। ठीक है, सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए कितना आटा है, तो इतना है, 9 का 36, एक 35/4 kg जो है टोटल आटा है, यदि रोटी की एक रेसिपी में लिखा है उसे रोटी के लिए एक पेड़ा, जो ये गोल बनाते हैं ना लोइया, वो उसे इतना 8 एक 8 है, 9/8 kg जो है उसे एक लोइया के लिए चाहिए, तो वो कितने पेड़े बना सकती है, राइट। ठीक है, टोटल आटा इतना है 35/4, इसमें भागा कर देंगे 9/8 से, 9/8 से जब भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/4 गुना 8/9, 4 दूनी का 8, 35 दूनी 70/9, आप कह सकते हैं 9 7 63, 7 9 7 63, आप 7.78, यानी समथिंग आप 8 के पास चले जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप देखिए इसको ठीक देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित को हल कीजिए,
वाह क्या क्वेश्चन है। हल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड कर देना होता है हमको। देखिए इसका एक ए माइनस बी क्यू बी माइनस सी क्यू, आप एक सूत्र जानते होंगे क्या होता है, ए क्यू सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, आप कहिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, यही होता है ना, ठीक यही होता है सूत्र। तो आप बोलिएगा हाँ, तो बस यही चीज़ है, इसी को आप कर सकते हैं, इसको उतारिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 3xy एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3yz माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3zx जेड माइनस एक्स, राइट। यही क्वेश्चन देखिए एक्स क्यू दो आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो क्या हो सकता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, राइट। आगे हम देखते हैं, यही मैं सोच रहा था कहीं गलती हो रहा है, ये जो सूत्र होता है कभी कभी हमको भी बहुत दिन हो गया है इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है, देख लेते हैं फिर से। ये ए माइनस बी का अगर क्यूब मैं पूछूँ ना आपसे, तो ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab प्लस ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ से इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे कहिएगा आप एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, राइट, एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3yz वाई माइनस जेड प्लस जेड क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 3zx जेड माइनस एक्स। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब ख़त्म हुआ, उसी तरह से वाई क्यूब से वाई क्यूब और जेड क्यूब से जेड क्यूब, तो हमारे पास बचेगा क्या टोटल, तो बचेगा आप बोलिएगा माइनस 3xy एक्स माइनस वाई प्लस सॉरी यहाँ पर भी माइनस 3yz वाई माइनस जेड माइनस 3zx जेड माइनस एक्स। यहाँ से आप निकालिएगा तो देखिएगा 3 क्या है, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आप कहिएगा 3xy स्क्वायर माइनस सेम 3y स्क्वायर जेड प्लस 3yz स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर एक्स प्लस 3zx स्क्वायर होता है ना, राइट। अब देखिए 3x स्क्वायर वाई, अब देखेंगे गौर से, तो आप बोलिएगा कुछ कॉमन कहीं पे निकल रहा है, तो कॉमन तो निकल रहा है, देखिए यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक मिनट छोड़िए, तरीका ही बहुत लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, ये बेसिक मेथड इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक मेथड से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी हो रहा है। सिंपल इसको देखेंगे, जब हमारे पास एक्स वाई जेड 0 होता है तो सिंपल एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एक फार्मूला है, जो अगर मान लेते हैं कि अगर एक्स वाई जेड छोड़िए 3 है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो हमारा क्या होता है, 3ab होता है। अगर इस पूरे टर्म को a मानते हैं, इस पूरे टर्म को b मानते हैं, इस पूरे टर्म को c, तो अगर a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स अगर 0 होता है तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता है, 3ab होता है।
तो देख लेते हैं, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, एक्स से एक्स खत्म, यानी 0 बराबर 0, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है। इसका बेसिक मेथड मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, सिंपल था। इसमें एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। बस इतना याद रखेंगे, इसका आंसर ये आएगा। अगला है कॉस 12, कॉस 84, कॉस 168 और कॉस 96 का मान ज्ञात कीजिए। राइट, देखते हैं इसको भी। इसको लिखते हैं कॉस 12 को कॉस 12 लिखते हैं। कॉस 84 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा हम इसको कॉस 90 माइनस 6 लिख सकते हैं। आप बोलिए, हम बोलेंगे हाँ ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस आप 12। राइट, नेक्स्ट कॉस 96 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कॉस 90 प्लस 6। आगे है कॉस 12 प्लस, सभी इसमें क्या होता है, कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा में सभी मान पॉजिटिव होते हैं, तो आप इसको क्या लिखिएगा, कॉस, लेकिन साइन में चेंज हो जाता है, साइन थीटा। राइट, अगला है प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं 180 माइनस थीटा आप में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा इसका, और इसमें जो है 180 माइनस थीटा में सिर्फ नहीं चेंज होता है, सिर्फ 90 और 270 में चेंज होता है। तो इसका हम कह सकते हैं क्या, माइनस कॉस 12 डिग्री। अगला है प्लस कॉस 90 प्लस 90 प्लस थीटा किस में होता है, तो आप बोलिएगा 90 प्लस थीटा साइन प्लस कॉसेक में ही होता है। 90 में ये चेंज हो जाएगा, ये साइन 6 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन मान क्या 90 प्लस थीटा है ना, तो मान जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो आप बोलिएगा हाँ नेगेटिव में मान आ जाएगा। राइट है, आगे देखते हैं। आगे है कॉस 12 और माइनस कॉस 12, ये 0 हो जाएगा। साइन 6 और साइन माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सम है। सम है भाई, देख लेते हैं आसानी से, नहीं तो ये भी हमारा गलती हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो। राइट, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो कितना अंक है लास्ट में, 4 है ना, 4 जीरो इसके आगे बैठे है, इसके आगे 3 जीरो, इसके आगे 2 जीरो, इसके आगे 1 जीरो, तो भैया ये 5। राइट, ये 5 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 2 7 2 9 हो जाएगा, ये 6 2 8 8 2 10 10 5 15 हो जाएगा, एक हासिल। तो 1 6 7 7 2 9 9 2 11, एक हासिल फिर बचेगा, 1 6 1 7 7 2 9 9 2 11, फिर एक बचेगा, 6 6 12 1, सॉरी राइट, फिर बचेगा क्या, 6 2 8 1, 6 2 8 1, 6 2 8 है ना, कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 8 2 10 1 11, राइट, 6 2 8 8 1 9, फिर 6 2 8, उसके बाद 6, यानी 6 8 9 1 6 8 9 1 5 9 7 7 5। राइट, ये हमारा आंसर हो गया, एक बार में बन गया। अगला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्या, राइट वही है, 27 नंबर क्वेश्चन। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक लेड
के अनुपात का मिश्रण बनाया गया है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे का कुल भार, देखिए मशीन में पुर्जा, तांबा और जिंक, तो जिंक का 1 है, तांबा का 6 है, और इस पुर्जे में जिंक का भार कितना दे रखा है, तो जिंक का भार क्या दे रखा है, ये लेड का 1 है, जिंक का 6 है, तांबा का 13 है, और जिंक का भार 90 दे रखा है, यानी 6 का वैल्यू जो है वो 90 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू 15। तो इस पुर्जे का कुल भार क्या होगा, 13 6 18, 18 13 6 19, 19 1 20, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 20 यूनिट का वैल्यू 300 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक घनाभ जिसके 3 आसान फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है तो आयतन ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, एकदम इजी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, घनाभ क्या होता है, यही होता है ना घनाभ। ये हमारा घनाभ होता है। कहा है कि क्या कहा है क्वेश्चन में कि 3 आसान फलकों, यानी जो आसान फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो देखिए जिसके 3 आसान फलकों, तो सिंपल सा बात है, जो एडजेसेंट है ये B और ये L है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला, 3 आसान फलकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का L गुना B होता है ना। तो देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो A का वैल्यू जो है वो L गुना B है, और उसी प्रकार से अगर ये L है, ये B है, तो ये H हो जाएगा ना। देखिए ये L मानते हैं, ये B मानते हैं, ये H मानते हैं, तो B का वैल्यू एक इसका L गुना B हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो B गुना H हो जाएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले का अगर देखा जाए तो नीचे वाले का C बराबर L गुना H हो जाएगा ना, नीचे वाले का, यही इसकी चौड़ाई हो जाएगी ना। राइट, देखते हैं, ये मैं C इसलिए बोल रहा हूँ L गुना H, क्योंकि 3 आसान फलकों का लिखा है जो हमें दिख रहा है, 3 एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो एक तो ये सटा हुआ है, ठीक, और एक तो ये सटा हुआ है, और एक ये वाला पार्ट सटा हुआ है अंदर वाला, राइट। तो देखिए क्यूब है, तो अब देखिए A का मान ये है, B का मान ये है, C का मान ये है, तो आयतन पूछा है, तो आयतन क्या हो जाना चाहिए, तो आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं A गुना B गुना C होता है, तो A यही होता है ना, ABC वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं कि जैसे L गुना B गुना H, ये क्यूबाइड का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है, यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन देख लेते हैं, तो L गुना B गुना H होता है, तो देखते हैं क्या होता है, राइट। और LBH हमको चाहिए, तो LBH कैसे निकलेगा, अगर A गुना B गुना C कर देते हैं तो यहाँ से LB गुना BH गुना LH हो जाएगा ना, तो यहाँ से L स्क्वायर गुना B स्क्वायर गुना H स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ABC बराबर LBH का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो LBH क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ABC अंडर रूट में हो जाएगा LBH, तो LBH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC का 1/2 स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 आदमी या 6 लड़के, कह रहा है 3 मैन या और 6 बॉय अपना कार्य 20 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 बॉय कितने दिन में करेंगे। देखिए या तो 3 मैन के बराबर कितने बॉय हैं, तो 6 बॉय हैं, यानी 3 आदमी के बराबर 6 लड़के हैं, तो 1 आदमी के बराबर 2 बॉय हो जाएगा, तो इसको कुल बॉय में चेंज कर लेते हैं, तो 6 मैन के बराबर कितना बॉय हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 12 बॉय प्लस 8 बॉय, टोटल 20 बॉय पूछा है कि 20 बॉय जो है काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 बॉय 20 दिन में करता है, तो काम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 वर्ग को 20 बॉय पूछा है कितने दिन में करेगा, तो आप बोलिएगा सिर्फ 6 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, ये इसका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए
अभाज्य संख्या है, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा 2, राइट। दूसरी 3, 5, 7, उसके बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 13 है, 14, 15 भी नहीं है, 17 है, 19 है, राइट। उसके बाद आप बोलिएगा अगला कौन सा, 21 नहीं है, 23 है, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 35 भी नहीं है, उसके बाद सीधे 37 है, उसके बाद 39 भी नहीं है, उसके बाद 41 है, 43 है, 45 नहीं है, 47 है, 49 नहीं है, फिर जाके 51 भी नहीं है, 53 है सीधा। तो टोटल कितनी हो गई, 4 4 चौका 16। इस लाइन में कितनी होगी, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास, तो आप बोलिएगा 30 का आंसर जो है वो 16 है, राइट। अगला आते हैं, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। 138 में दुकानदार उस वस्तु को बेचता है तो उसे 8% का हानि होता है, यानी कि ये जो है कितना परसेंट है, टोटल 92% ही है ना। तो 138 जो है 92 है, और हमें कितना परसेंट लाभ कमाना है, तो भैया 4% कमाना है, तो 104% पे इसको बेचना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसको कटाने के लिए क्या आप करिएगा, तो इसको कटाते हैं, 4 दूनी 8 है, और चरतियाँ ही 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 चौका 24, राइट। फिर उसके बाद 23 से कटेगा ये, 36 18, 6 से कट गया, राइट। तो 6 1 36 से 26 गुना 6 हो जाएगा ना, तो 6 1 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 156 रुपये में सामान को बेचेगा तो उसे 4% का लाभ हो जाएगा। आगे, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। x भाई किधर है तुम यार, x ये है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। इसको देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक पंचभुज है लेकिन रेगुलर नहीं है, इरेगुलर पिरामिड है ना, ये रेगुलर जो है ना इरेगुलर फिगर है, तो राइट पंचभुज है ना। तो अगर इसके टोटल अंतःकोणों का मान अगर पूछे तो अंतःकोणों का मान आप क्या बोलिएगा, एक ऐसा बहुभुज, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का माप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा n-2 गुना 180 होता है। ये किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का माप निकालने का फॉर्मूला है। तो हमारे पास ये क्या है, 5 भुजा है, n भुजाओं की संख्या, तो n 5 - 2 गुना 180, तो आप बोलिएगा 3 गुना 80 यानी कि 18 36 54 यानी 540। इसके टोटल अंतःकोणों का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा 540, ठीक, राइट। देखिए अब देखिए हमको अगर ये चारों मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और ये तो 90 डिग्री है, तो हम इसका मान निकाल देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे ये 80 डिग्री बना रहा है। तो किसी भी लाइन पे अगर एक एंगल 80 है तो ये दूसरा एंगल, दोनों एंगल का मान क्या होता है, 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे निकल जाएगा, तो इसका मान आप बोलिएगा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या है, 65 डिग्री है, ये भी क्या है, एक लाइन पे एंगल बन रहा है ना, तो ये आप बोलिएगा, मैं पूछूंगा कितना होगा तो आप बोलिएगा 115 डिग्री हो जाता है, राइट। ये 90 है, तो ये क्या होगा, तो आप बोलिएगा, तीनों चारों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 115 + 100 + 115 + 90 क्या हो जाएगा, तो 115 115 230 230 230 100 330 330 और 90 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 420 420। और ये टोटल कोनों का मान क्या है, 420 हो गया ना ये चारों का, और टोटल पंचभुज कोनों का मान क्या है, 540। तो 420 इसमें घटाइएगा तो क्या इसका मान निकल जाएगा, आप बोलिएगा हाँ 120। तो 120 अगर ये है तो ये कितना होगा, आप बोलिएगा 60। ऑप्शन नंबर डी ख़त्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसका वर्गमूल पूछा है, ठीक। वर्गमूल अगर पूछा है तो 36.1 गुना 10 24.4 पॉइंट है ना, तो वर्गमूल पूछा है, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा क्योंकि इसके बाद भी एक अंक है, इसके बाद भी एक अंक है, तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बना 361 बटा
1024। तो अगर देखा जाए गौर से तो आप बोलिएगा कि ये 361 किसका स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर है ना, और ये 1024 अगर कहे तो 32 का है। 2 दूनी 4, 3 32 दूनी 64, 32 दिया 96। तो आप बोलिएगा क्या हो जाएगा, 4 6 6 12 9 1 10। ठीक, हाँ 1024 किसका है, तो 32 का। तो आप सिंपल इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, 19/32 इसका आंसर, वर्गमूल यही हो जाएगा, राइट। 33। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस सेट का, मे भी लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखिए, अविनाश 20 दिन में करता है, और ये भुवनेश जो है वो 30 दिन में करता है, और चमन जो है वो 60 दिन में करता है। काम टोटल अगर मैं पूछूं तो आप बोलिएगा 60 काम मान लेते हैं, इस तीनों का एलसीएम। इसका एफिशिएंसी बोले तो 3, इसका 2 और इसका 1। लेकिन एक शर्त क्या कहा है कि अविनाश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, यानी पहले 2 दिन सहायता नहीं करते हैं। अविनाश काम को शुरुआत करता है, वो पहले दिन 3 काम करता है, दूसरे दिन 3 काम करता है, और तीसरे दिन वो 3 काम करता है, लेकिन साथ में भुवनेश और चमन भी आ जाते हैं, जिनकी इफिशियंसी 2+1 यानी 3 काम वो भी आके उसका कर देते हैं। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे और ये थर्ड डे। तो मैं आपसे पूछूं 3 दिनों में टोटल काम कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 3 दिनों में 3 3 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन में कितने काम खत्म हुए, तो आप बोलिएगा 12 काम समाप्त हो जाते हैं। काम कितना है आपका, तो आपका काम है 60, तो ये कितना में हुआ 5, तो इधर भी 5, यानी 15वें दिन काम टोटल समाप्त हो जाएगा। टोटल काम समाप्त करने में अविनाश को कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलिएगा 15 दिन जो है अविनाश को लगेंगे, राइट। अगला चीज़ है, अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इस सेट का यही लास्ट क्वेश्चन था। बाकी कुछ क्वेश्चन इस सेट में हम लोगों ने देखे जो इजी टू मॉडरेट थे। बाकी आगे नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन थे जो हमें थोड़े उलझाए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो क्वेश्चन भी आपको बनाने का सही तरीका मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। अगर ये सेट अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सेट में और भी अच्छे तरीक़ों के साथ। जय हिंद।